Hello everyone. This is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new chapter. That is chapter number 5. Oh God, मैडम chapter number 5 भी start हो गया. तो क्या आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ तक सारे चैप्टर करवा दिए? हाँ, मैंने फोर्थ तक पूरे चैप्टर्स फिनिश करवा दिए. अगर आप लोगों को भी मेरे फोर्थ तक सारे चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो मैंने सारी एक्सरसाइज कवर अप करवाई है. तो आप लोग भी फटाफट से जाके मेरी पूरी पुरानी वीडियोस देखिए, जहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक सारी वीडियो कवर करवाई है. ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5. अब चैप्टर नंबर 5 में क्या हम पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. देखो, चैप्टर 4 तक हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं, जैसे पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, फिर पॉलीगन क्या होता है, फिर सर्कल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है. तो ये सारे हमारे शेप. ठीक है, एक तरह से ये भी हमारे शेप्स हैं. अब हमको यहाँ पे शेप्स को कैसे कंपेयर करते हैं, रूलर को कैसे यूज करते हैं, डिवाइडर को कैसे यूज करते हैं, हमारे कंपास के अंदर जो जो चीजें होती है उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करवा रही हूँ. यहाँ पे आप स्क्रीन देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैम यहाँ पे क्या पढ़ाएगी. शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स. शेप्स में हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आइडिया देंगे कि शेप्स को कैसे यूज किया जाता है, कैसे मेजरमेंट्स होते हैं, रूलर कैसे यूज होती है. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं. आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होते रहिए तो आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा. ठीक है, तो आज फिर से मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीजें लेकर आई हूं ताकि आपका इंटरेस्ट ऐसे ही बना रहे. ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1. लेकिन एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स सम बेसिक आइडिया, सम सराउंडिंग थिंग्स, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है. जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक आइडियाज क्या है, चीजें कहाँ से आई हैं, या इसके पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, तो कंटिन्यूटी बनी रहने के लिए आपको सारे के सारे चैप्टर्स कवर अप करने पड़ेंगे. चैप्टर 1, 2, 3, 4. जब आप सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा चैप्टर नंबर 5. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास है सबसे पहले इंट्रोडक्शन. शेप्स को पढ़ने के लिए या शेप्स को और अच्छे से जानने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है इंट्रोडक्शन का पार्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल माय हाइलाइटर. ठीक है, नाउ देखो, अब शेप्स में ऑल द शेप्स वी यूज अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्ड एंड लाइंस. हमने जितने भी हम शेप्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारा सर्कल हो या हमारा स्क्वायर हो, सपोज ये सर्कल है, ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है. ठीक है, और भी शेप्स होते हैं. तो ये जो शेप्स हैं हमारे, इनको हमें कभी भी बनाने के लिए यहाँ पे कर्व की जरूरत पड़ेगी, या फिर इनको बनाने के लिए लाइन की जरूरत होगी, या पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, तो हमारे अराउंड जितने भी शेप्स होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए हमें कर्व या लाइन की नीड होती है. ठीक है, वी कैन सी कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व, क्लोज कर्व. हम लोग देखते हैं कैसे कैसे चीजें देखते हैं. हम लोग कॉर्नर्स देखते हैं, जैसे ये हमारा कॉर्नर है. ठीक है, फिर हम एजेस भी देखते हैं. ठीक है, तो ये हमारी एजेस हो गई. फिर उसके अलावा हम प्लेन भी देखते हैं कि प्लेन सरफेस है कि नहीं. फिर हम ये देखते हैं कि ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम नोटिस करते हैं कि हमारा जो इन शॉर्ट हमारा जो शेप है वो किस टाइप का है. ठीक है, लाइन से बना है, ओपन कर्व से बना है, क्लोज कर्व से बना है, या एक सिंगल लाइन है, या पॉइंट्स हैं, एजेस हैं, प्लेन है, कॉर्नर्स यूज हो रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी या हम रख सकते हैं. ठीक है, नाउ वी ऑर्गेनाइज देम इनटू लाइन, सेगमेंट्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगन, सर्कल्स. अब इन सब चीजों को यूज करके हम क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं?
हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लाइन सेगमेंट्स, मतलब हम एक लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, या हम एंगल्स बना सकते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया है, या फिर हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं, या फिर हम पॉलीगन्स बना सकते हैं। पॉलीगन्स आपको मैंने बताया क्या होते हैं, ठीक है, या हम सर्कल्स बना सकते हैं। तो इतनी चीजें हैं जो हम इनको यूज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। we find that they have different size and measures, but अब हमने क्या देखा कि ये सब तो हमने बना लिया, इन सारी चीजों को हमने ड्रॉ कर लिया, बट इनको ड्रॉ तो कर लिया, इनको बना तो लिया, बट अब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर भी करना पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी चीज का साइज कितना है? देखो, अभी जैसे एक सर्कल हमने इतना सा बनाया, फिर एक सर्कल हमारा इतना बड़ा हो गया, एक इससे भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत स्मॉल साइज का है, फिर ये थोड़ा सा बिग है, ठीक है, और ये लार्ज है, एकदम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि शेप्स जो हम यूज करते हैं उनके साइज भी कैसे होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और हमको उनको मेजर करना है, जैसे हमारी लाइन सेगमेंट से यूज हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है तो हमको इसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर हैं, या हमारे रेक्टेंगल्स हैं, तो उसकी हमें हमें पूरा का पूरा मेजर करना पड़ेगा कि कितनी लेंथ है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी है एक्स वाई जेड, उसमें हमें उसको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो let us develop, now try to develop tools compare their sizes। अब क्या हुआ कि इनको मेजर करने के लिए कुछ टूल्स हैं, ठीक है, जो आपके कंपास में होते हैं। कहाँ होते हैं? कंपास में। तो इनको मेजर करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं, कैसे हम कंपेयर करते हैं, डिवाइडर का यूज हम कैसे करते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नाउ सी, मेजरिंग लाइंस एंड सेगमेंट्स। अब लाइन जो होती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं और उसमें सेगमेंट्स हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो लाइन और सेगमेंट्स क्या होते हैं, कैसे उनको मेजर करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम वी हैव ड्रॉन एंड सीन सो मैनी लाइन सेगमेंट्स। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 4 में आपको बताया है कि लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, बहुत सारी लाइन सेगमेंट मैंने आपको ड्रॉ करके चैप्टर नंबर 4 में बताई है, ठीक है। A triangle is a made of three, a quadrilateral of four line segments। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं उसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स होती है, और ज्यादा भी हो सकती हैं। तो लाइन सेगमेंट से हमारे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल ये सब बनते हैं, तो ये हमने देखा है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन। लाइन क्या होता है? एक फिक्स्ड पोर्शन होता है किसी भी लाइन का। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। उसकी वजह से क्या होता है, हमें पता होता है कि जैसे एक ये ए और ये बी पार्ट है, तो हमें पता है कि इस लाइन सेगमेंट में ये जो ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं गिवन, हमें पता है कि इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, जो भी हम इसका मेजरमेंट करेंगे, जो भी डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड होगा। सपोज ये 2 सेंटीमीटर की है, तो ये फिक्स्ड है कि ये 2 सेंटीमीटर की है, तो इससे क्या होगा कि हमें इसको मेजर करना पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। This measure of each line segment is a unique number called it length। अब कोई भी, जैसे सपोज मेरा ये ट्राइंगल है, ठीक है, अब इसमें एक लाइन सेगमेंट है यहां से लेकर यहां तक। अब इस लाइन सेगमेंट को मेजर करना बहुत इजी है, बट अब मेजर तो कर रहे हैं, बट इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम इसको मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे? लेंथ। क्या बोलेंगे? हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? We use this idea to compare line segments. Okay. So this measure of each line segment is a unique number called length। हम यहाँ पे जो भी लेंथ यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो भी हमारी लाइन सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है। जब हम इसे मेजर करेंगे तो हम एक वर्ड यूज करेंगे, लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब लाइन की लेंथ क्या है, ठीक है। तो स्पेशली लाइन सेगमेंट के लिए यूज होता है, किसी भी लाइन को मेजर करने के लिए हम बोलते हैं लाइन की लेंथ क्या है। To compare any two line segments, we find a relation between their lengths। This can be done in several ways। तो हमें जब इसको कंपेयर करना है, दो फिगर्स को, या फिर दो हमारे पास सपोज ट्राइंगल है,
या कोई भी हमारे पास शेप है लाइक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, तो हमें क्या करना है कि जब हम लाइंस की अलग अलग लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमने अलग अलग शेप की लाइन की लेंथ को मेजर किया तो उसका मतलब ये होता है कि हम दो फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके अलग अलग की लेंथ निकाली और हम बता देंगे कि कौन सा फिगर बड़ा है और कौन सा फिगर छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंथ का यूज करते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम ऑब्जर्वेशंस का कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है by just looking them can you tell which one is longer। सिर्फ देख के क्या आप इनको बता सकते हो कि कौन सा इसमें से लॉन्गर है और कौन सा शॉर्टर है। यू कैन सी दैट ए बी इज लॉन्गर बट यू कैन ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट। देखो यहाँ पे हमारा ए बी सी डी से लॉन्गर तो दिख रहा है, नो डाउट, ठीक है, ए बी हमारा जो है वो सी डी से लॉन्गर दिख रहा है, बट ये हमारा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, हम एज यूजुअल जजमेंट के हिसाब से इसको नहीं बता रहे, क्योंकि जजमेंट कब होगा जब हमको उसको एक्चुअल हमें लेंथ पता चलेगी कि एबी की लेंथ कितनी है। सपोज एबी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और सीडी की लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो हम बता सकते हैं लेंथ को देख के कि भाई ये वाला जो है ये बड़ा है एबी और सीडी क्या है हमारा छोटा है, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल लुक एट द एडजॉइनिंग सेगमेंट्स। अब हम एडजॉइनिंग सेगमेंट्स देखते हैं, ठीक है। The difference in length between these two may not be obvious, okay। मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों की लेंथ में जो डिफरेंस है वो ऑब्वियस तो नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि इन दोनों की लेंथ में जो डिफरेंस है वो सेम होगा, ये हम नहीं कह सकते, या अलग होगा ये भी हम नहीं कह सकते। दैट मीन्स इन दोनों की लेंथ को देख के हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। Now, this make other way of comparing necessary। क्या हो रहा है, जब हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा कि हम उन दोनों को कंपेयर कर पाए। इन दिस जजमेंट, in this adjacent figure AB and PQ have the same length। अब इस फिगर में देखो, यहाँ पे जो हमारा AB है और PQ है ये सेम लेंथ के हैं। दिस इज नॉट क्वाइट ऑब्वियस, ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम लेंथ के हों। सो वी नीड बेटर मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट। तो हमें एक बेटर मेथड की जरूरत है कि हम लाइन सेगमेंट को बेटर मेथड से कैसे कंपेयर करें। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग से कंपेयर कर सकते हैं क्या, टू कंपेयर ए बी एंड सी डी वी यूज ट्रेसिंग पेपर। हम ए बी और सी डी को कंपेयर करने के लिए पेपर में पहले तो दोनों को ट्रेस करेंगे। अब क्या करेंगे, trace CD and place the trace segment on AB। हम क्या करेंगे, CD को ट्रेस कर लेंगे, जैसे हमारा ये CD है और इसको AB के ऊपर रख के देखेंगे, तो जैसे ये CD है, सपोज मेरा CD ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये CD बन गया। Can you decide now which one among AB and CD is longer। इस मेथड से हम बता सकते हैं कि भाई AB हमारा लॉन्गर है और CD हमारा शॉर्टर है। The method depends upon the accuracy in tracing the line। बट ये मेथड भी किस पे डिपेंड करेगी, जो लाइन को बनाने की एक्यूरेसी। हो सकता है मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको दिखा और यहाँ ड्रॉ कर दिया, पर जरूरी नहीं है कि इसकी जो लेंथ एक्चुअल है वो मैंने यहाँ पे एक्चुअल बनाई हो, कम ज्यादा भी मैं बना सकती हूँ। तो ये मेथड भी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगी कि आप कितने एक्यूरेट हो किसी भी चीज को बनाने में, ठीक है। तो ये मेथड भी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगी। मोर एवर if you want to compare with another length, you have to trace another length segment। अगर आपको फिर से दूसरी लेंथ को बनाना है तो दूसरी लाइन सेगमेंट को ट्रेस करो और फिर से कंपेयर करके देखो। दिस इज डिफिकल्ट एंड यू कैन नॉट ट्रेस द लेंथ एवरी टाइम यू वांट टू कंपेयर दैट। हर बार आप लेंथ को लाइन सेगमेंट को ट्रेस कर करके नहीं देख सकते कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, मूविंग ऑन नेक्स्ट, कंपेयर कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। हम क्या करेंगे, रूलर और डिवाइडर का यूज करके लाइन सेगमेंट को कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी रूलर होगी, ठीक है, तो रूलर को उठा के हम किसी भी लाइन सेगमेंट में देख लेंगे कि भाई हमारा जो ए बी है वो कितनी सेंटीमीटर है, तो ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
सिमिलरली हम डिवाइडर से भी देख लेंगे, डिवाइडर को हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे और जो भी हमारी लाइन ड्रॉ होगी उसके ऊपर हम ऐसे रख लेंगे और स्ट्रेच करके हम रख लेंगे और देख लेंगे कि हमारा कितना है। तो इसी से हम दूसरी लाइन सेगमेंट को भी स्ट्रेच करके देखेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन कौन से हैं, एक हमारा रूलर है और एक डिवाइडर है, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होते हैं, जिसको हम कंपास भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप डिवाइडर की हेल्प से और रूलर की हेल्प से भी लाइन को कंपेयर कर सकते हैं। नोट how the ruler is marked along one of its edges. It is divided into 15 parts, each of 15 part of 1 centimeter length. अब रूलर को यूज करने के लिए हमें रूलर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारी जो रूलर होती है वो 15 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। सपोज ये अगर एक रूलर है तो इसकी जो लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसका एक एक पार्ट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, उसमें लिखा होता है 1 to 15 नंबर्स लिखे होते हैं। तो हर एक जो उसमें पार्ट होता है वो 1 सेंटीमीटर ईच पार्ट होता है और टोटल होता है हमारा 0 to 15। गॉट माय पॉइंट। अब उसमें जो हर एक सेंटीमीटर होता है उसके भी सब पार्ट्स होते हैं, उसमें भी 10 सब पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें होती है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज ये मेरी रुक एक मिनट, आपको दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूँ, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस पार्ट को मैं रब कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से चीजें कब समझ में आए। तो देखो ये मेरी सपोज रूलर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रूलर ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ, रूलर में जो टोटल मेरे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे 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 यहाँ पे 10 पार्ट्स होंगे, 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स। तो यहाँ से मेरी रूलर 0 से स्टार्ट होती है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3 और यहाँ पे होता है 15। ठीक है, अब 15 यहाँ पे होता है, उसके पहले ऐसे कुछ सब पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो ये सब पार्ट्स होते हैं ये भी 10 होते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का होता है एक पार्ट। ठीक है, 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 तक एक पार्ट होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। बट उस 1 सेंटीमीटर के 10 सब पार्ट्स भी होते हैं। ईच सब पार्ट, उसका जो एक एक पार्ट होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। 1 mm, दैट मींस 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर का एक एक सब पार्ट होता है। आया डिवीजन समझ में, टोटल जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। एक एक जो पार्ट होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर के भी सब पार्ट होते हैं 10, और सब पार्ट का भी एक एक पार्ट होता है वो 10 मिलीमीटर का। ठीक है, हाउ मेनी मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर, ये मैंने एक्सरसाइज 1 में चैप्टर नंबर 1 में बताया था। ठीक है, सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। हाउ विल वी राइट 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 20। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में तो 10 मिलीमीटर होता है, तो अपन उसको 2 से इंटू कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 3 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 30 मिलीमीटर होंगे। What do you mean by 7.7 सेंटीमीटर? अगर मुझे 7.7 सेंटीमीटर निकालना है तो कितना होगा, बताइए। आप लोग बताएंगे कि मैं बताऊं? चलो ये भी मैं बताती हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल सा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे मैं 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, हो जाएगा 77 मिलीमीटर हो जाएगा, 77 मिलीमीटर। गॉट माय पॉइंट? आगे समझ कर कितने मिलीमीटर होंगे, तो ये हो जाएंगे 77। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये देखो, ये रूलर में ए टू बी डिस्टेंस जो है ये मेजर करके बताया है ना। प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए। अब हमारी जो वहां पे स्केल थी, ठीक है, इसके ऊपर एक,
ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रूलर को यूज करना सीख रहे हैं। अगर मुझे ए टू बी मेजरमेंट करना है तो कैसे, तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे जीरो होता है हमारे रूलर में, ठीक है, यहाँ वन होता है, फिर यहाँ टू होता है, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, यहाँ फाइव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए। हमने जीरो मार्क को रूलर के ए पॉइंट पे रख दिया। रीड द मार्क अगेंस्ट बी, और बी के साइड हमने मार्क देख लिया, 1 2 3 4। ठीक है, दिस गिव द लेंथ ऑफ ए बी। तो हम बता सकते हैं कि हमारी ए बी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब more simply, as AB 5 centimeter, there is room of error even in the procedure. इसमें भी थोड़ी एरर्स तो आ सकती है इस प्रोसेस को करने में। The thickness of the ruler may cause difficulties in reading of mark on it. अगर रूलर ज्यादा मोटी होगी तो रीडिंग लेने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रूलर आपकी थोड़ी सी थिन हो, ज्यादा मोटी ना हो। ठीक है, नाउ what other errors and difficulty might we face, और कौन कौन सी डिफिकल्टी और एरर हम फेस कर सकते हैं, बताइए, देखिए वो भी हम बताते हैं। what kind of error can occur if viewing the mark the ruler is not proper, how can one avoid it। देखो इसको हमें क्या होता है, क्या क्या हम एरर्स डिफिकल्टीज फेस करेंगे, या जब हम रूलर को देखते हैं, कई बार क्या होता है, इतने पास पास पॉइंट्स होते हैं कि जब हम उनको देखते हैं तो हमें एग्जैक्ट ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें ये वाला पॉइंट कहाँ दिखता है, ये वाला पॉइंट कहाँ। तो जब हम पेंसिल का ऐसे शार्प ऐसे पॉइंट लगाते हैं तो कभी कभी एरर्स आ जाती है, हम एग्जैक्ट जगह पे पॉइंट नहीं लगा सकते, तो उसमें एरर क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, एक एरर होती है पोजिशनिंग एरर। पोजिशनिंग एरर क्या होती है कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी मेजर, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, ये हमारे रूलर है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ से लेके हमें मेजर करना है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, तब थोड़ा लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो हमें ये पॉइंट इधर दिखेगा, थोड़ा सेंटर से देख रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ दिखेगा, और थोड़ा इधर से देख रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ दिखेगा। देखो, एक ही जगह बी पॉइंट को देखने के तीन तरीके हैं, मतलब अगर आप थोड़ा इधर से देखोगे तो लेफ्ट साइड दिखेगा, उधर देखोगे तो थोड़ा राइट, सेंटर पे देखोगे तो थोड़ा सेंटर की इधर उधर। तो पॉइंट की पोजीशन आपके देखने के तरीके से चेंज हो सकती है रूलर से। तो आपको क्या करना है कि पहली बात तो ये कि एरर तो आने के चांसेस होते हैं, ह्यूमन एरर्स आती ही है। ठीक है, तो टू गेट करेक्ट मेजर, अगर आपको करेक्ट मेजर करना है तो द आई शुड बी करेक्टली पोजीशन जस्ट वर्टिकली अबव द मार्क। तो आपको क्या करना है, आपकी जो आईज है, ना तो इधर से देखना है ना इधर से, आपको वर्टिकली देखना है, यहाँ से आपको आपकी आईज से देखना है, जिससे आपको एकदम वर्टिकली दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको वर्टिकली दिखाई देने, मतलब ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखते हो तो इस केस में आपको इधर से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इस यहाँ से देखना, वर्टिकली देखना स्केल में। ठीक है, एकदम ऊपर साइड से देखना, उससे क्या होगा, एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा चांस ये हो जाएगा, एक और बेटर तरीका है कि आप डिवाइडर का यूज करो। तो ये आपका हो गया डिवाइडर। अगर आप डिवाइडर का यूज करते हो तो आपको ये पॉइंट आप एग्जैक्ट यहाँ से मेजर कर लो और फिर उसको उठा के दूसरी पोजीशन पे रख दो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो लेंथ है वो कम है कि ज्यादा है, उससे कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये देखो डिवाइडर का यूज करके हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये हमने ए बी को यहाँ 5 है तो उसको यहाँ कंपेयर करके देख लिया कितने सेंटीमीटर है, और उसको यहाँ कंपेयर किया तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ए बी की जो लेंथ है वो 5 है। तो इस तरीके से हम डिवाइडर का यूज करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बट अब डिवाइडर को यूज करने का थोड़ा सा तरीका हमें सीख लेना चाहिए कि हमें डिवाइडर को यूज करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। ओपन द डिवाइडर, प्लेस द एंड ऑफ पॉइंट ऑफ द आर्म एंड ए एंड एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड आर्म एंड बी। तो डिवाइडर की एक आर्म जो होगी वो हमें ए पॉइंट पे रखनी है और दूसरी आर्म जो होगी वो बी पॉइंट पे रखनी है। टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ डिवाइडर इज नॉट डिस्टर्ब। अब हमें इस बात का टेक केयर लेना है, इसको हमने जितनी इसकी ओपनिंग रखी है, जितना खुला हुआ है, जितना हमने उसको स्ट्रेच करके ओपन किया,
वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब वो ऐसे ऐसे ना हो, कम ज्यादा ना हो, एज इट इज ही रहे, ठीक है। तो अगर उसको आप डिस्टर्ब नहीं करते हो यहाँ से, तो जब आप उसको स्केल पे लाते हो तो आपका जो मेजरमेंट आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा। लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन रूलर, उसके बाद आप इसको रूलर पे रख दो। इंश्योर दैट वन एंड पॉइंट इज एट जीरो मार्क ऑफ द रूलर, जब आप इस डिवाइडर का वन एंड पॉइंट रखोगे, एक आर्म रखोगे, तो उसको इंश्योर रखना कि वो जीरो पे रहे। नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट द अदर एंड पॉइंट, तो आपको क्या इंश्योर करना है कि एक आर्म आपका जीरो पे रहे और दूसरा आर्म जहां पे भी आ रहा है उसको अपने आप जाने दो, और फिर उस पॉइंट को रीड करो, जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस पॉइंट को रीड करके आप अंदाजा लगा, मतलब आप मेजर कर दो कि इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। इट इज आल्सो वेरी एक्यूरेट प्रोसेस एज कंपेयर टू रूलर प्रोसेस। अगर आप डिवाइडर को यूज करोगे तो दिस प्रोसेस इज मोर एक्यूरेट देन फर्स्ट प्रोसेस, रूलर प्रोसेस, ठीक है। तो आप इसको यूज करके देखो, दिस इज द टेक्निक ऑफ डिवाइडर एंड रूलर। तो हमने देखा कि डिवाइडर और रूलर को यूज करके हम मोर इजी वे में एक्यूरेट आंसर ला सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ट्रेस करते फिर कंपेयर करते तो उससे हमारे बहुत ज्यादा आंसर को एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है आपकी बेस्ट प्रोसेस है। गॉट माय पॉइंट। सो मूविंग ऑन अवर एक्सरसाइज दैट इज 5.1। अब 5.1 में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो मूविंग ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 1, what is the disadvantage in comparing line segment by observations? देखो, मियर ऑब्जर्वेशन में क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं कंपेयरिंग के, उसमें हम बता नहीं सकते कि जो हमारी लाइन है वो प्रॉपर लेंथ है कि नहीं है, ठीक है। मियर ऑब्जर्वेशन में हमें प्रॉपर लेंथ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बट ऐसा होता नहीं। मियर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, लाइन की लेंथ प्रॉपर है कि नहीं, कभी छोटी बड़ी हो सकती है, तो एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज होता है किसमें, मियर ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो मैं आपको राइट इट डाउन करके बता, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखो आंसर क्या होगा आपका कि comparing the lengths of two line segments simply by observation may not be accurate, ठीक है। क्या होगा कि अगर हम सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करेंगे लेंथ को तो एक्यूरेट नहीं हो सकती। सो वी यूज डिवाइडर टू कंपेयर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, डिवाइडर करेंगे जिससे हमें प्रॉपर एक लाइन सेगमेंट प्रॉपर हमें मिल जाए कि यहाँ से लेके इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। तो नियर ऑब्जर्वेशन इसलिए थोड़ा इनएक्यूरेट होता है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, why is it better to use divider than ruler while measuring the length of the line? I am giving you answer of this question also. So क्यों बेटर होता है डिवाइडर रूलर के बदले में, मतलब अगर अपन रूलर यूज करते हैं तो उससे भी बेटर डिवाइडर होता है। क्यों होता है, लाइन मेजर लेंथ मेजर करने में लाइन सेगमेंट की, ये देखो, measuring the length of a line segment using a ruler, we may have the following errors। क्या क्या हो सकती है, एक थिकनेस रूलर की अगर ज्यादा होती है तो एंगुलर व्यूइंग, अगर हम किसी पॉइंट को इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं या वर्टिकली सबसे अच्छा होता है, बट अभी पता नहीं ना कि आप कहाँ से पॉइंट को व्यू कर रहे हैं, मतलब आप इधर से भी कर सकते हैं, फिर आप किसी भी पॉइंट को इधर से भी व्यू कर सकते हैं, है ना, और या फिर आप इधर से भी व्यू कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो लेंथ, मतलब अब ये अगर आप किसी ने यहाँ और यहाँ से व्यू कर लिया लेफ्ट और राइट से, तो उसमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए जो डिवाइडर होता है उसमें एरर आने के चांसेस कम होते हैं। उसमें सिंपली हम मेजर करते हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसको रूलर पे रखते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। सो दीज एरर कैन बी eradicated by using divider. Divider इन errors को eradicate करता है, so it is better to use divider than ruler while measuring the length of the line segment. So this is your perfect and right answer, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। Moving on next question, that is question number 3. Now draw any line segment say AB, ये जो AB है इसके ऊपर ऐसे लाइन है, ठीक है।
Take any point C lying in between A. Measure the length of AB, BC and AC. Is AB equals to AC plus BC? ये हमको बताना है. Note, if ABC are any 3 points on a line such that AC plus CB equals to AB, then we can be sure that C lies between A and B. तो C जो होगा हमारा वो A और B के बीच में लाई करेगा. देखो मैं पहले से ये हो गया मेरा A, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट और ये हो जाएगा मेरा C पॉइंट. ठीक है, गॉट माय पॉइंट. लेट अस कंसीडर दिस लाइन. ठीक है, मैंने ये लाइन ले ली. अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि हमारा जो AB है उसकी लेंथ कितनी है. सपोज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ we know that AB equals to AC plus CB, right? But अब अगर AB मेरा 7 सेंटीमीटर है तो मेरी AC की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर और इसकी होगी 3 सेंटीमीटर. लेंथ मैंने लिख दी. तो देखो इस फिगर से अगर मैं देखूं तो AC की जो मेरी लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, और CB की जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर. गॉट माय पॉइंट. तो मैंने इन दोनों की अगर यहाँ पे देखा कि बट AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से हमें पता है. तो सो AB इक्वल्स टू AC प्लस CB. ये देखो अगर इन दोनों को मैं सम करती हूँ तो 7 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. तो इट इज प्रूव्ड. नाउ हम कह सकते हैं कि इज AB इक्वल्स टू AC प्लस CB. यस. ठीक है, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ ABC are 3 points on a line such that AB equals to 5 centimeter, BC 3 centimeter and AC 8 centimeter, which one of them lies between the other two. हमको ये बताना है कि तीनों की लेंथ है, बट हमें ये बताना है कि कौन है जो इन तीनों के बीच में लाई करेगा. सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की. सबसे बड़ी लेंथ किसकी है? AC की. तो यहाँ पे मैंने AC लिख लिया, दैट इज 8 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे मुझे AB की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर और BC की 3. तो ये मेरी हो जाएगी AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर और BC की 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये लेंथ मैंने यहाँ पे नोटेड डाउन कर ली. अब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा B है वो लाई कर रहा है A और C के बीच में. तो हम क्या बोलेंगे? B लाइन, या मैं बोल सकती हूँ B लाइज बिटवीन द अदर टू. ठीक है, तो B जो है मेरा वो दोनों के बीच में लाई करेगा. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. अब यहाँ पे क्या करना है? वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. अब यहाँ पे हमको D देखना है कहाँ पे है और AG कहाँ पे, उनके बीच में क्या D मिड पॉइंट पे आ रहा है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा A और G. तो हमें A और G के बीच में कितने यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी AG का जो डिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं कि AG का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है. सपोज ये यूनिट्स मीटर है. ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि D हमारा कहाँ पे. तो A से D के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर. क्यों? 1 2 3. अगेन D से G के बीच का 1 2 3. तो DG के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर. और अगर मुझे देखना है कि AG उसके बीच में लाई कर रहा है तो A और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो और ये वाला D और G के बीच में डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए. तो AD इक्वल्स टू DG है. ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. ठीक है, D जो है मेरा वो मिड पॉइंट है AG के. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 6.
तो 6 क्वेश्चन में कहता है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, से वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो मुझे इस क्वेश्चन में देखना है, सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हमारा ए और ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना लेती हूँ बी और सी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्या हो जाएगा, अगर बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो इनका और इनका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए ए बी, तो हम कहेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट हमेशा इक्वी डिस्टेंस में रहता है दोनों साइड से, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो अगर सी बी डी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर हम 1 और 2 को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा। तो ये देखो से वाई ए बी इक्वल्स, तो इसलिए ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्रूव। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ 5 triangles and measure their sides. Check in each case the sum of length of any two sides is always less than third side. हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी, सपोज इसकी लेंथ है 2, ये हो गया मेरा ए बी और सी, और इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ए बी की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर है, ए सी की लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक इन केस द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, मतलब दो साइड की जो लेंथ है उसको सम करेंगे तो वो लेंथ हमेशा थर्ड साइड से, मतलब थर्ड साइड जो है वो दो साइड से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले दो साइड की लेंथ ले लेते हैं। तो हमारी दो साइड की लेंथ हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरी देखो, अब मेरी दो साइड की लेंथ है, सपोज मैंने ले लिया ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए सी प्लस बी सी की मेरी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, ए सी की है 2 सेंटीमीटर और बी सी की है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ होगी मेरी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड साइड जो है मेरी ए बी, उसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो जो ये वाली जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, वो ग्रेटर हो गई 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, लेसर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू sides is always less than the third side, ठीक है। तो ये हमने सपोज करके क्वेश्चन किया है, मतलब ये जो वैल्यूज है मैंने मन से लिए सपोज करके, आप भी ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, आई एम गोइंग टू लीविंग द क्लास। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखिए, बने रहिए, और वीडियो जो हमारा चैनल है एडुग्रोन जूनियर, उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले आपको सारे वीडियोस मिले। तो आप लोग भी ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।